नमस्कार। आप सभी का बीए फर्स्ट ईयर की पॉलिटिकल साइंस की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस पेपर के बारे में बात करने वाले हैं वो है पॉलिटिकल थ्योरी यानी राजनीतिक सिद्धांत। ये एक कोर कोर्स है और मैं आपको बता दूं कि ये सब्जेक्ट आपके पूरे डिग्री प्रोग्राम की एक वैचारिक नींव, एक मजबूत फाउंडेशन तैयार करेगा। तो चलिए तैयार हो जाइए, हम सब मिलकर राजनीतिक विचारों की इस बेहद दिलचस्प दुनिया में एक सफर पर निकलते हैं। देखिए, आज का ये जो पूरा सेक्शन है, ये आपको पूरे सिलेबस का एक ओवरव्यू देगा, एक खाका देगा। इससे आपको ये एकदम साफ हो जाएगा कि इस कोर्स में आप कौन-कौन सी महत्वपूर्ण चीजें सीखने वाले हैं। अच्छा, तो आज हम बात कैसे करेंगे? उसका क्रम कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले तो पॉलिटिकल थ्योरी से आपका एक परिचय होगा। फिर हम एक-एक करके सभी 5 यूनिट्स को गहराई से देखेंगे कि उनमें क्या है। और हाँ, आखिर में हम उन ज़रूरी किताबों के बारे में भी बात करेंगे जो आपको पढ़नी चाहिए, और ये भी जानेंगे कि इस फील्ड में आपके लिए करियर के क्या-क्या रास्ते खुलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल थियरी की दुनिया से। यकीन मानिए, ये सब्जेक्ट आपको पॉलिटिक्स को देखने और समझने का एक बिल्कुल नया नजरिया देगा, एक नई दृष्टि देगा। तो सबसे पहला सवाल जो मन में आता है कि भाई ये पॉलिटिकल थियरी आखिर है क्या? देखिए, अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो ये उन बुनियादी, उन फंडामेंटल सवालों की एक मेथोडिकल स्टडी है जो हमारे समाज और शासन से जुड़े हैं। सवाल कैसे? जैसे कि राज्य कैसा होना चाहिए, न्याय का असली मतलब क्या होता है, एक नागरिक को कितनी आज़ादी मिलनी चाहिए। इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग आइडियोलॉजीज पैदा होती हैं जो हमारे समाजों को दिशा देती हैं। तो इस कोर्स का मकसद यही है कि आप इन कॉन्सेप्ट्स को समझें, उनके भारतीय संदर्भ को जानें, ताकि आप अपने अधिकारों और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति एक जागरूक नागरिक बन सकें। चलिए अब हम अपने सिलेबस की पहली यूनिट पर आते हैं। इसका टाइटल है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यही से हम पॉलिटिकल साइंस की नींव रखना शुरू करेंगे। देखिए, ये पहली यूनिट बहुत जरूरी है, ये बिल्कुल फाउंडेशनल है। इसमें हम सबसे पहले तो राजनीति विज्ञान की परिभाषा, उसकी प्रकृति और उसके विशाल दायरे को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि पॉलिटिक्स को स्टडी करने के अलग-अलग अप्रोच क्या हैं, जैसे हिस्टोरिकल अप्रोच है, फिलोसॉफिकल अप्रोच है। और एक बहुत ही मजेदार हिस्सा है जहां हम कुछ शब्दों के बीच का बारीक फर्क समझेंगे, जैसे पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल फिलॉसफी और पॉलिटिक्स में क्या अंतर है। इसके बाद हम दुनिया को बदलने वाली 4 बड़ी विचारधाराओं से मिलेंगे: लिबरलिज्म, सोशलिज्म, फेमिनिज्म और एनवायरनमेंटलिज्म। और आखिर में हम इन सभी सिद्धांतों को भारतीय नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे। तो जब पहली यूनिट में हमारी नींव तैयार हो जाएगी, तो यूनिट 2 में हम पॉलिटिकल साइंस के सबसे सेंट्रल कॉन्सेप्ट यानी राज्य या द स्टेट पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। देखिए, किसी भी पॉलिटिकल डिबेट को समझने के लिए राज्य की अवधारणा को समझना सबसे जरूरी है। इस यूनिट में हम जानेंगे कि स्टेट की सटीक परिभाषा क्या है, उसके कौन-कौन से जरूरी तत्व हैं। हम ये भी देखेंगे कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। इसके बारे में कई थ्योरीज हैं, जैसे डिवाइन ओरिजिन थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इस पर भारतीय दृष्टिकोण क्या रहा है। यहाँ कौटिल्य का मशहूर सप्तांग सिद्धांत एक बहुत ही मुख्य टॉपिक है। इसमें राज्य की तुलना एक शरीर से की गई है जिसके 7 अंग हैं: स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। इसके अलावा हम प्राचीन भारत की गणतांत्रिक परंपराओं को भी देखेंगे और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आदर्श पर आधारित वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को भी विस्तार से समझेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, किसी भी राज्य के बनने के लिए 4 तत्व सबसे जरूरी माने गए हैं। पहला, पॉपुलेशन यानी एक आबादी। दूसरा, टेरिटरी यानी एक तय भौगोलिक क्षेत्र। तीसरा, गवर्नमेंट यानी एक सरकार जो उस आबादी और क्षेत्र को चलाए। और चौथा, जो शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता। इसका मतलब है अपने अंदरूनी और बाहरी मामलों में फैसले लेने की सबसे बड़ी शक्ति। याद रखिए, इन चारों के बिना किसी भी संस्था को राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। चलिए अब हम अपने सिलेबस के वैचारिक दिल की ओर बढ़ते हैं, यानी यूनिट 3 और 4 की तरफ। ये दोनों यूनिट्स उन शक्तिशाली विचारों और मूल्यों से जुड़ी हैं जो किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की बुनियाद होते हैं। यूनिट 3 में हम पॉलिटी यानी राज व्यवस्था और सोवरेनिटी यानी संप्रभुता को और भी गहराई से जानेंगे। इसके बाद हमारा ध्यान भारतीय राजनीतिक चिंतन की 2 बहुत ही अनोखी देन पर होगा।
पहला है वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत, जिसका मतलब है पूरी धरती ही एक परिवार है। ये वैश्विक शांति की बात करता है। और दूसरा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद का दर्शन, यानी इंटेग्रल ह्यूमनिज्म, जो व्यक्ति, समाज और प्रकृति के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संबंध पर जोर देता है। यूनिट 4 उन बुनियादी मूल्यों को समर्पित है जिनके लिए सदियों से दुनिया भर में संघर्ष हुए हैं। इसमें हम फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस और राइट्स यानी स्वतंत्रता, समानता, न्याय और अधिकार जैसे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ये वो पैमाने हैं जिन पर किसी भी अच्छे समाज को परखा जाता है। इनकी परिभाषा क्या है? क्या ये एक दूसरे से जुड़े हैं? क्या अनलिमिटेड फ्रीडम मुमकिन है? इन सब सवालों पर हम क्लास में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम भारतीय चिंतन में सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता और कर्म के सिद्धांत की राजनीतिक अहमियत को भी समझेंगे। एक बहुत मशहूर राजनीतिक दार्शनिक हुए हैं जॉन रॉल्स। उनका ये कोटेशन न्याय के महत्व को बहुत ही खूबसूरती से बताता है। वो कहते हैं, जिस तरह किसी भी वैचारिक प्रणाली के लिए सत्य पहला गुण है, ठीक उसी तरह सामाजिक संस्थाओं के लिए न्याय पहला गुण है। ये बात हमें बताती है कि एक मजबूत और स्थिर समाज की नींव हमेशा न्याय पर ही टिकी होती है। और यही इस यूनिट का सेंट्रल आइडिया है। और अब हम आते हैं अपने पाठ्यक्रम की आखिरी यूनिट पर, यूनिट 5। ये आज की दुनिया की सबसे पॉपुलर शासन प्रणाली यानी लोकतंत्र या डेमोक्रेसी के विचार पर केंद्रित है। इस यूनिट में हम समझेंगे कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और उसके कितने प्रकार होते हैं, जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक इसमें यह है कि हम प्राचीन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक तत्वों को खोजेंगे। जैसे वैदिक काल में सभा और समिति हुआ करती थी, लेकिन इस यूनिट का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है लोकतंत्र के दो स्वरूपों के बीच का अंतर समझना। पहला है प्रोसीजरल डेमोक्रेसी और दूसरा है सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी। अच्छा, लोकतंत्र के इन दो चेहरों को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी है वो मुख्य रूप से प्रक्रियाओं पर, प्रोसेस पर ध्यान देती है, जैसे चुनाव ठीक से हो रहे हैं या नहीं, लोगों को वोट देने का हक है या नहीं। ये सवाल पूछती है निर्णय कैसे लिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी नतीजों पर, आउटकम पर ध्यान देती है। वो ये देखती है कि क्या उन निर्णयों से समाज में असल में समानता, न्याय और लोगों का भला हो रहा है। ये सवाल पूछती है उन निर्णयों के परिणाम क्या हैं। एक अच्छे लोकतंत्र के लिए इन दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो ये था हमारे पूरे सिलेबस का एक डिटेल्ड ओवरव्यू। अब चलिए कुछ प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं, जैसे कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कौन सी किताबें आपकी मदद करेंगी और इसे पढ़ने के बाद भविष्य में आपके लिए करियर के कौन-कौन से दरवाजे खुलते हैं। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट की गहरी समझ के लिए अच्छी किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगली स्लाइड में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण किताबों की एक लिस्ट है जो इस पूरे कोर्स में आपके बहुत काम आने वाली हैं। इस लिस्ट में अगर आप देखें तो ओपी गाबा की एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक मानी जाती है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए बहुत अच्छी है। इसी तरह एंड्रू हेवुड की पॉलिटिक्स आपको आज के पॉलिटिकल इश्यूज की एक बड़ी तस्वीर देती है। और अगर आप भारतीय राजनीतिक चिंतन की जड़ों को समझना चाहते हैं तो काशी प्रसाद जायसवाल की हिंदू पॉलिटी एक क्लासिक किताब है। इन किताबों से आपकी समझ और भी गहरी हो। ये सवाल अक्सर सबके मन में आता है कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के बाद हम करेंगे क्या, करियर में क्या संभावनाएं हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुले हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में आप सिविल सर्विसेज यानी IAS, IFS के लिए जा सकते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विसेज हैं। वहीं प्राइवेट सेक्टर में आप पॉलिसी एनालिस्ट बन सकते हैं, जर्नलिज्म में जा सकते हैं, NGOs में काम कर सकते हैं। और आजकल तो पॉलिटिकल कैंपेन मैनेजमेंट और सिविक टेक में नए स्टार्टअप्स की भी बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। तो इस तरह की और जानकारी भरी चर्चा के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें। हम आपके सिलेबस से जुड़ी और भी सामग्री नियमित रूप से आपके लिए लाते रहेंगे। तो इस पूरे सिलेबस को देखने के बाद मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। सोचिएगा जरूर, आज की इस उलझी हुई दुनिया में आपको कौन सा पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा प्रासंगिक, सबसे ज्यादा रिलेवेंट लगता है? क्या वो न्याय की तलाश है, स्वतंत्रता का दायरा है या समानता का संघर्ष? इस पर सोचना ही इस विषय में आपकी यात्रा का पहला कदम है। धन्यवाद। काव्यमाला चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे और शैक्षणिक वीडियो देखें।